क्योंकि सांसों का संघर्ष, प्रदूषण से रण। एक एक तस्वीर आपको अब हम दिखाएंगे दिल्ली में फैले उस जहर की, क्योंकि हवा में जिस तरीके से ये जहर घुलता जा रहा है, आज भी खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंच गया है और दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार है। अशोक विहार में 418, आनंद विहार में 409 AQI दर्ज किया गया है, जबकि जहांगीरपुरी में 439 और बवाना में 423 AQI को लेकर इस वक्त की लेटेस्ट खबर है। लेकिन दिल्ली की हवा में जिस तरीके से जहर फैलता जा रहा है, जाहिर सी बात है लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि अब दिल्ली के लोगों के लिए कई बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण की आज की खबर है, जहां जानिए आज भी प्रदूषण किस तरीके से खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है और दिल्ली का औसत AQI 400 के करीब है। प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली NCR कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रैब पाबंदियों के दायरे में अब बढ़ोतरी की है। दिल्ली के साथ साथ इससे सटे हुए NCR के 4 जिलों जहां गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी स्कूल बंद करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं NCR के इन 4 जिलों में सरकारी ऑफिस की टाइमिंग में भी बदलाव जरूरी है। आपको बता दें, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने आज से वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया है। MCD को छोड़कर 50% सरकारी कर्मचारी ही दफ्तर आ सकेंगे। अब इंफॉर्मेशन वॉल का आगे रुख करूंगी, क्योंकि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में क्या बड़े फैसले हो रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली NCR कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रैब पाबंदियों का जिस तरीके से दायरा बढ़ा दिया है, दिल्ली के साथ साथ इससे सटे NCR के 4 जिले जहांबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गुरुग्राम और फरीदाबाद में स्कूल बंद करना अनिवार्य कर दिया गया है। ग्रैब 4 के नियमों में सख्ती को लेकर खबर और साथ ही दिल्ली सरकार ने 50% सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का ऐलान किया है और NCR के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। स्कूलों को बंद ना करने पर एक्शन भी संभव बताया जा रहा है। NCR के इन 4 जिलों में सरकारी ऑफिस की टाइमिंग में भी बदलाव करना जरूरी है और प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के सरकारी दफ्तर में वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है। हालांकि MCD की जरूरी सेवाओं को छोड़कर 50% कैपेसिटी के साथ ही सरकारी दफ्तर काम कर सकेंगे, लेकिन दिल्ली सरकार के साथ साथ जिस तरीके से फिलहाल अब बड़े फैसले हुए हैं, सरकारी दफ्तर के टाइमिंग में बदलाव NCR में भी जरूरी है और दिल्ली सरकार ने प्राइवेट सेक्टर से भी अब वर्क फ्रॉम होम लागू करने की अपील की है। यही बड़ी खबर इस वक्त प्रदूषण के खिलाफ जिस तरीके से दिल्ली में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। एक तरफ जहां पानी का छिड़काव किया जा रहा है, वहीं इस वक्त दिल्ली में हवा में फैले जहर को काबू में करने के लिए हालात को देखते हुए ग्रैब 4 भी लागू किया जा चुका है और इस वक्त ग्रैब 4 की पाबंदियां जिस तरीके से लागू की गई हैं, इसी की एक एक डिटेल भी हम आगे आपको बताते रहेंगे। लेकिन इस बीच सीधे मेरे सहयोगियों का भी मैं रुख करूंगी, क्योंकि मेरी सहयोगी अंजलि इस वक्त अक्षरधाम से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, शकरपुर से विवेक हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मंडी हाउस से शिवांग इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं। अंजलि, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्योंकि क्या इस वक्त जो धुंध की एक चादर नजर आ रही थी, हालांकि वो पोल्यूशन की, हवा में फैले उस जहर की ऐसी चादर थी जो मुश्किल लोगों की बढ़ा चुकी थी, इस वक्त की स्थिति सीधी तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल सुरभि, सुबह 9 बजे का समय है, अक्षरधाम के पास मैं मौजूद हूं और अगर आम दिनों में जब पॉल्यूशन नहीं होता तो ये अक्षरधाम आपको बहुत ही साफ और क्लियर दिखता, लेकिन आज देखिए धुंध की सफ़ेद चादर में कैसे अक्षरधाम लिपटा हुआ है। तस्वीर आपको बहुत साफ नज़र नहीं आ रही होगी। जब से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तब से गले में खराश की दिक्कत मुझे खुद झेलनी पड़ रही है, मैं लगातार ये देख रही हूँ, तो आप समझ सकती हैं कि इस वक्त दिल्ली NCR की जो हवा है वो लोगों के लिए कितनी जहरीली हो गई है। सांस लेने में लोगों को खासी परेशानी हो रही है और जैसा आपने बताया कि AQI लेवल जो है वो दिल्ली के 10 इलाकों का कम से कम 400 के पार कर गया है। 401 से 500 तक जो AQI होता है वो बहुत ही खतरनाक श्रेणी में आता है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ग्रैब 4 लागू तो जरूर है, लेकिन देख हम ये रहे हैं कि प्रदूषण पर अभी भी काबू नहीं किया जा सका है। दिल्ली सरकार लगातार वो तमाम कदम उठा रही है, लेकिन अभी भी दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली बनी हुई है। वजह यही है कि दिल्ली को अब लोग गैस चैम्बर भी कहने लगे हैं। कई विपक्षी पार्टियों की ओर से तो अब ये भी कहा जाने लगा है कि दिल्ली को अब राष्ट्रीय राजधानी नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली हमेशा प्रदूषण की मार झेलती रहती है और दिल्ली में रहने वाले लोगों को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। AQI आपने पहले ही बता दिया, लेकिन इस वक्त आप जैसे कि देख सकती हैं कि कैसे सफ़ेद धुंध की चादर नजर आ रही है। सुबह 9 बजे का समय है, लोग अपने अपने दफ्तरों के लिए ज़रूर निकले हैं, लेकिन सरकार की माने तो सरकार ने जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको वर्क फ्रॉम होम के आदेश दे दिए हैं और साथ ही आपको ये भी बता दें कि तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं ग्रैब 4 लागू करने के बाद। देखिए कुछ और सहयोगी हमारे साथ
जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख मैं करना चाहूंगी। शिवांग के पास मैं जाना चाहूंगी। शिवांग भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। शिवांग, आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं वहां पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? क्योंकि मैं तो अक्षरधाम से दिखा रही हूं कि सुबह 9 बजे भी सफेद धुंध की चादर नजर आ रही है। हालांकि लोगों की मजबूरी है, दफ्तर जाना ही है, सांसों में दिक्कत जरूर हो रही है इस जहरीली हवा के बीच। आपके पास क्या तस्वीर है? बिल्कुल ठीक कहा अंजलि आपने। बिल्कुल जहरीली हवा है और दिल्ली पूरी तरीके से गैस चैम्बर बन चुका है। ना केवल दिल्ली बल्कि इसका जो प्रभाव है पूरे एनसीआर पे है और इसी वजह से दिल्ली सरकार ने जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी कहा है कि वर्क फोर्स को 50% किया जाए और साथ साथ शटल चलाई जाए ताकि वो ज़्यादा स्टाफ को लेके एक साथ पहुंचे और दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियाँ कम हो। मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। अभी तक का जो एक एवरेज अगर निकाला जाए तो एयर क्वालिटी जो है दिल्ली का वो करीब 420 के आसपास का था। उसे सीवियर कैटेगरी के अंदर रखा जाता है और ग्रेड 4 लागू होने के बाद इस वक्त जो दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम जरूर नजर आ रहा है। जैसा आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ट्रैफिक की जो स्थिति है वो बहुत ही सामान्य है इस वक्त। हालांकि क्योंकि वर्किंग डे है, इस वक्त मंडी हाउस पे मैं हूँ और यहाँ पे इस वक्त काफी भारी जाम लग जाता है। लेकिन क्योंकि अभी स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं और साथ साथ जो वर्क फोर्स है उसको वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है, इसी वजह से दिल्ली में थोड़ा सा जो एयर क्वालिटी है वो हल्का सा बेटर हुआ है। उसे बेटर तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी भी वो सीवियर क्वांटिटी में ही है। दिल्ली के अंदर हालात चाहे वो हवा के हो या पानी के या यमुना नदी हो या हवा हो, दोनों ही बदतर हो चुके हैं और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर पूरी चिंता जाहिर की है और सरकारों की ये कोशिश है कि इम्प्रूव किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा मसला यही है कि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या केंद्र में बीजेपी हो, सिवाय एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने के वो दिल्ली की जनता को चैन की सांस नहीं दे पा रहे हैं। इस पर सियासत होना भी थोड़ा शर्मनाक लगता है, लेकिन इस बीच जो हकीकत है उसमें सॉल्यूशंस की इस वक्त जरूरत है। विवेक, आम लोग आपके साथ मुझे नजर आ रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं? एहतियात के तौर पर मुझे नजर आ रहा है आपके पीछे खड़े शख्स ने भी मास्क लगा रखा है। देखिए, लगातार देखा जा रहा है कि प्रदूषण का स्तर जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी स्थिति बेहद खराब श्रेणी में है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं शकरपुर इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ के रहने वाले लोग भी मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सीधे उनसे बातचीत करते हैं। देखा जा रहा है कि पोल्यूशन का जो सत्र है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आज जो आंकड़ा है वो 380 के आसपास है सुबह 8 बजे का। तो किस तरह की परेशानियाँ आपको आ रही है और जो कदम दिल्ली सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं क्या वो कारगर साबित होंगे? देखिए, पॉल्यूशन की तो हालत इतनी ख़राब है कि लोगों को गले में खराश, सांस की दिक्कत और जिनको सांस की जो दमे के पेशेंट हैं उनको तो हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। ये हर साल का यही फंडा है। दिल्ली में ऐसे लगता है जैसे मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार का कोई भी कदम ऐसा नहीं है कि जो इसका परमानेंट इलाज कर सके, जबकि इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए सरकारों को। तो कुल मिला के स्थिति बहुत भयानक है। छोटे छोटे बच्चों को लैपटॉप पे पढ़ाया जा रहा है, कंप्यूटर पे क्लासें ली जा रही हैं, जिनकी आंखों की भी दिक्कत आएगी उनको आगे चल के। क्लासेज ऑनलाइन चल रही है। कितना क्या कहेंगे आप? देखिए जी, हर किसी के पास BS4 तो गाड़ियां हैं नहीं और मोस्टली दिल्ली के पास कोई CNG गाड़ी भी नहीं होगी। लेकिन आप ये देखें कि मैं इस गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार से, हर बार आती है वायदे करती है, क्या इसका कोई पोल्यूशन का कुछ इनके पास सोल्यूशन है? कोई सोल्यूशन नहीं है। थोड़े दिन पहले हम देख रहे थे जिस प्रकार से यमुना मैली हो रखी थी, कोई झाग का उसका उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। सिर्फ वादे वाली बातें करते हैं, झूठे झूठे वादे करके चले जाते हैं और दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं। हर बार आएंगे कोई ना कोई नई स्कीम की बातें करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। पहले जब पंजाब की सरकार इनके पास नहीं थी तो कहते थे पराली का रोना रोते थे। क्या पराली इन 8-10 सालों में शुरू हुई है? दिल्ली सरकार का ये कहना है कि उन्होंने ग्रेड 4 लागू कर दिया है और देखा जा रहा है कि जो वर्क फ्रॉम होम भी किया गया है। उसके अलावा बात करें तो ग्रेड 4 के चलते जो गाड़ियां हैं कहीं जो चलने लायक नहीं है उस पर नियम लगाए गए हैं, जैसे कि BS4 डीजल वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगाई गई है, उससे नीचे वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगाई है, ट्रकों पर भी लगाम लगाई गई है। तो कोशिश की जा रही है, कदम उठाए जा रहे हैं। तो आपको क्यों लग रहा है ऐसा? ये माननीय न्यायालय ने जब ये आदेश दिया तब जाके हुआ। अब इन्होंने वो हमारे दिवाली के त्यौहार में बम पटाखों की बात कर दी। अगर एक दिन बम पटाखे बंद हो गए तो क्या उससे सॉल्यूशन मिल गया? क्या पोल्यूशन का नहीं मिला ना। इनके पास कुछ ठोस सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है।
हर साल ये परेशानी आ रही है, हर बार इस सीजन में जब हालांकि शुरुआत देखना होती है यही तो होगा ये दिक्कत विवेक आती कि है। आखिर किस इसका तरीके से दिल्ली solution के लोगों किसके को पास इसके है, ये जरिए समझ नहीं आ रहा। इसको देखते हुए बड़ी राहत देने की कोशिश की जाएगी। हालांकि ग्रैब 4 पर और पाबंदियों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा चुका है। आप सभी नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका। अगली बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री मोदी को गयाना ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। इससे पहले डोमिनिका ने कोरोना महामारी के दौरान कैरेबियाई राष्ट्र में उनके योगदान और भारत और डोमिनिका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने के समर्पण के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया। पीएम मोदी को नाइजीरिया के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से भी सम्मानित किया गया था। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने थी। गयाना के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, सुनिए। हम हर दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज की चर्चाओं में भी मैंने भारत के लोगों के प्रति उनके स्नेह और आदर को महसूस किया। भारत भी गयाना के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। 2 डेमोक्रेसीज के रूप में हमारा सहयोग केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए नहीं, बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अनेक नदियां, झरना और झीलों से समृद्ध गयाना को लैंड ऑफ मैनी वाटर्स कहा जाता है। जिस प्रकार से गयाना की नदियां यहां के लोगों की कल्चरल आइडेंटिटी का अभिन्न अंग रही है, उसी प्रकार भारत की गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियां हमारी प्राचीन सभ्यता का जन्मस्थल रही हैं। दोनों देशों में जल को सामाजिक और सांस्कृतिक गौरव का स्थान दिया गया है। भारत और गयाना की समानताओं के इस तरह के कई अनेक उदाहरण हैं जो हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और भी गहरा करते हैं। एक्सेलेंसी, आज आपके द्वारा दिए गए सम्मान को मैं भारत और गयाना के इन्हीं ऐतिहासिक संबंधों और हमारी अटूट मित्रता को समर्पित करता हूं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की याद से हिंदू जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। इस दौरान बागेश्वर बाबा 9 दिन में 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। यात्रा में शामिल होने के लिए बाबा बागेश्वर के तमाम भक्त भी कैसे जुटना शुरू हो गए हैं, उसकी तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। पदयात्रा का मकसद है क्या? इस सवाल पर टीवी 9 भारतवर्ष से बागेश्वर बाबा ने क्या कहा, सुनिए। और विविध जातियों में, उपजातियों में, वर्गों में हिंदू समाज बटा हुआ है। इस प्रकार से बटा रहेगा तो हमारी एनर्जी देश को बड़ा बनाने की वजह आपस के मनमुटाव में ही चली जाती है। आपस के द्वंद्व में, आपस के क्लेश में, अगड़े पिछड़े की लड़ाई में, ऊंच नीच की लड़ाई में, जात पात की लड़ाई में, भेदभाव की लड़ाई में और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की लड़ाई में आधे से ज्यादा हमारी ताकत वहां पर खत्म हो जाती है। अब देश विश्व गुरु की ओर जा रहा है। विश्व गुरु तब बनेगा जब एक साथ सभी मिल करके एक जगह एनर्जी लगाएंगे। इसीलिए वर्तमान समय में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, बांग्लादेश हिंदुओं की हालत देखकर, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हालत देखकर, मणिपुर, नूह, मेवात, बहराइच, बरेली की घटनाओं को देखकर बहुत आवश्यक है हिंदुओं में एकता। उस एकता को उनको जगाने के लिए यह पदयात्रा है।
हिंदू एकता के संकल्प के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने शंखनाद कर दिया है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन बोर्ड की मांग पर क्या कहा, सुनिए। ठीक इसलिए जरूरी है कि जो 2005 में कुछ 100 एकड़ की ज़मीन पर थे, 2024 में 8.5 लाख एकड़ की ज़मीनों के मालिक हो गए, जिन्होंने पार्लियामेंट को भी अपने आधिपत्य ज़मीन के अंतर्गत बता दिया। तो इस देश में या तो उनकी नीति खत्म हो, एक ही देश एक नियम एक लागू से चलेगा, एक संविधान से चलेगा, फिर एक देश में एक कोर्ट है तो उनके कोर्ट की क्या ज़रूरत है, यदि है तो उनको अगर अलग है तो फिर हम लोगों के साथ दोहराए को, इसलिए सनातन बोर्ड की मांग। और हिंदू एकता के संकल्प के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने शंखनाद कर दिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक ये चलेगी। बागेश्वर धाम से शुरू होकर ये पदयात्रा ओरछा के राम राजा मंदिर तक जाएगी। बाबा बागेश्वर 9 दिन में 160 किलोमीटर का सफर करेंगे। दावा किया जा रहा है कि पदयात्रा में करीब 50,000 भक्त साथ चलेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज यूपी के वृंदावन में धर्म संसद का आयोजन हो रहा है। इसके लिए देश भर से साधु, संत, महंत और महामंडलेश्वर वृंदावन पहुंच रहे हैं। धर्म संसद के लिए खास एजेंडा बनाया गया है। कई अहम मुद्दों पर इस धर्म संसद में चर्चा होने वाली है। आज वृंदावन में हो रही धर्म संसद में हजारों की संख्या में साधु संत भी शामिल हो रहे हैं। धर्म संसद में ब्रज के प्रमुख संत, बड़े बड़े महामंडलेश्वर भी सनातन धर्म से जुड़े मुद्दों पर मंथन करेंगे। इस धर्म संसद के लिए खास एजेंडा बनाया गया है और इसी एजेंडे में शामिल मुद्दों पर इस धर्म संसद में चर्चा होगी। इन मुद्दों के लिए आगे का रोड मैप तैयार होगा। मथुरा में धर्म संसद, सनातन के मुद्दे, धर्म संसद पर जो बड़े मुद्दे हैं उस पर नजर रहेगी, क्योंकि साधु संत जिस तरीके से मंथन करने वाले हैं उसको लेकर खबर ये सामने आ रही है कि बाकायदा एक एजेंडा भी तैयार किया जा चुका है। अब मथुरा के वृंदावन में हो रही धर्म संसद का एजेंडा जानिए। इस धर्म संसद में सबसे पहला मुद्दा श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने को लेकर होगा। किस प्रकार श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। वहीं धर्म संसद में दूसरा मुद्दा गौ माता का होगा। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने को लेकर भी इस धर्म संसद में मंथन होगा। सरकार से मांग की जाएगी कि गाय को राष्ट्र गौ माता का दर्जा दिया जाए, जो कि धर्म संसद में शामिल मुद्दों में बेहद महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म से जुड़ी समस्याओं पर भी मंथन और चिंतन होगा। तो मंदिरों का रखरखाव भी एक अहम मुद्दा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष पंडित दिनेश शर्मा फलाहारी ने बताया कि इस धर्म संसद में श्री कृष्ण जन्मभूमि सबसे अहम मुद्दा होगा। पंडित दिनेश शर्मा से जानिए इस धर्म संसद का मकसद है क्या। कल वृंदावन में 21 नवंबर को किसी कृष्ण साधक ट्रस्ट में धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। उसमें देश विदेश से सभी धर्माचार्य आ रहे हैं, सभी महामंडलेश्वर संत भगवान पधार रहे हैं और सभी सनातन हिंदू उसमें आ रहे हैं। सभी का यही उद्देश्य है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर जो विधर्मियों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया था, उस कब्जे को किस प्रकार हटाने का प्रयास किया जाए। न्यायालय में केस चल रहा है, न्यायालय में गवाही के लिए किन किन महामंडलेश्वर, किन किन साधु संतों की गवाही सुनिश्चित की जाए और गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता कैसे घोषित किया जाए। कई बिंदुओं पर वहाँ पर चर्चा होगी और वहाँ पर प्रस्ताव पास किए जाएंगे।